बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ रहे हैं, जो कि एक कविता है। और इस कविता को लिखा है हमारे कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, आज आप इस भाग में भाषा की बात पढ़ने वाले हैं। भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। बच्चों, चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा व्याकरण से संबंधित पहला प्रश्न। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि। बच्चों, यहाँ पर बात विशेषण की जा रही है। बच्चों, मैं आपको विशेषण पिछले भाग में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार तथा विशेषण पहचानना समझाया था। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, चांद संज्ञा है। हम संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर चांद शब्द हमारी संज्ञा है। हमारे पास एक शब्द और है, चांदनी रात। बच्चों, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। विशेषण हम किसको कहेंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर रात शब्द हमारी संज्ञा है और इस संज्ञा शब्द की विशेषता हमें चांदनी शब्द के द्वारा पता चल रही है। अतः चांदनी क्या है? चांदनी हमारा विशेषण है। बच्चों, आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनको हम विशेष्य भी कहते हैं। कब विशेष्य कहते हैं? जब विशेषण उनकी विशेषता बतलाते हैं। तो बच्चों, आपको यह क्या करना है? आपको यह बताना है कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। यानी आपके सामने ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, इनमें आपको प्रत्यय के बारे में बताना है। बच्चों, ये प्रत्यय क्या होते हैं? बच्चों, प्रत्यय वे होते हैं जो कि किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, प्रत्यय के बारे में एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रत्यय हमेशा शब्द या धातु के पीछे लगते हैं। बच्चों, मैंने देखा है आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत ही अधिक कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपको यह समझ में नहीं आता कि कौन सा आगे लगेगा, कौन सा पीछे लगेगा। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि जो उपसर्ग है वह किसी भी शब्द के आगे लगता है, आगे लगने वाला उपसर्ग होता है, और जो किसी भी शब्द के पीछे लगे वह प्रत्यय होता है। प्रत्यय हमेशा पीछे ही लगता है। बच्चों, आपके पास ये सारे शब्द हैं जो कि एक विशेषण है। पहले आपको इन सारे शब्दों को पढ़कर इनमें से विशेषण को पहचानना है। आप विशेषण को कैसे पहचानेंगे? कि जो शब्द हमारी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा वह विशेषण होगा। तो पहले हम यहाँ पर हमारे संज्ञा शब्द ढूंढेंगे। तो बच्चों, पगड़ी, घास, गहने, रात, फूल और भाषा, ये सारे शब्द हमारे संज्ञा शब्द हैं और इन संज्ञा शब्दों की विशेषता हमें इन शब्दों के द्वारा पता चल रही है। अतः ये शब्द हमारे विशेषण हैं। और फिर हमें क्या देखना है? हमें यह देखना है कि ये जो शब्द हैं वो कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बने हैं। यानी प्रत्यय यानी पीछे की तरफ कुछ जुड़ा है जिससे कि यह विशेषण बने हैं। देखिए, गुलाबी। बच्चों, शब्द तो गुलाब होता है। गुलाब में हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो गुलाबी शब्द बनता है। मखमली। बच्चों, शब्द तो मखमल होता है, लेकिन हमने यहाँ पर ई प्रत्यय लगाया है और मखमली शब्द बनाया है। देखिए, कीमती। शब्द तो कीमत होता है और हमने यहाँ पर ई प्रत्यय लगाया है, कीमती विशेषण बनाया है। ठंडी। बच्चों, शब्द ठंड है, इस ठंड में हमने ई प्रत्यय लगाया
और ठंडी बनाया। जंगली, बच्चों शब्द हमारा जंगल है, जंगल में हमने ई प्रत्यय लगाया है। ऐसे ही कश्मीरी, कश्मीरी में भी हमने ई प्रत्यय लगाया है। तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा कि ई प्रत्यय जुड़ने पर ये सारे विशेषण बन रहे हैं। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा शब्द भी लिखो। बच्चों आप लोगों ने यह तो समझ ही लिया कि ये सारे विशेषण शब्द हैं और ये विशेषण शब्द हमारी संज्ञा की विशेषताएं बतला रहे हैं। इस प्रश्न में हमें क्या करना है? इस प्रश्न में हमें इन विशेषण शब्दों के लिए एक अलग संज्ञा शब्द लिखनी है, यानी कि हम यहाँ पर इनकी जगह कुछ और संज्ञा शब्द लिखने हैं और हमें आगे वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों बनाते हैं आगे। देखिए गुलाबी से बना है गुलाबी साड़ी, मखमली से बना है मखमली घास, कीमती से बना है कीमती पर्स, ठंडी से बनाया है ठंडी जगह, जंगली से बनाया है जंगली फल, कश्मीरी से बनाया है कश्मीरी पगड़ी। बच्चों आप अपनी सुविधा के अनुसार इन विशेषणों से कोई और शब्द भी बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोल मटोल गोरा चिट्टा, कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ है सफ़ेद और जो कि गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह मोटा शब्द से बना है। ऐसे 4-4 शब्द युग्म लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। बच्चों आपको क्या करना है? आपको ये जो शब्द दिए गए हैं जिनमें कि एक ही शब्द का अर्थ है, दूसरा तो उनके साथ प्रचलन में ही आ गया है, ऐसे शब्द ढूंढने हैं और उन शब्दों को ढूंढकर आपको वाक्य बनाने हैं। बच्चों इनमें से शब्द का अर्थ तो एक ही शब्द का होता है, लेकिन दूसरा उनके साथ बोलने में ही प्रचलन है जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता। देखिए जैसे कि गोल मटोल, यहाँ पर मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। गोल के लिए आपको पता है कि आप जो भी गोला बनाते हैं उसे गोल कहते हैं और गोल मटोल लगने से यह शब्द एक मोटे व्यक्ति के लिए प्रयोग में हो रहा है। फिर देखिए गोरा चिट्टा, चिट्टा हम सफ़ेद को बोलते हैं, गोरा शब्द तो उसके साथ हमने प्रचलन में ही प्रयुक्त कर दिया है। तो बच्चों आपको ऐसे शब्द युग्म सोचने हैं और वाक्य बनाने हैं। देखिए क्या क्या हो सकते हैं। पहला है हमारा खाना वाना। बच्चों खाना शब्द है, वाना तो कोई शब्द नहीं है लेकिन प्रचलन में है, इसलिए यह साथ साथ बोला जा रहा है। चाय बाय, शब्द हमारा चाय है, बाय तो उसके साथ प्रचलन में है। पानी वानी, शब्द हमारा पानी है जिसका अर्थ होता है जल, वानी का तो कोई अर्थ नहीं होता लेकिन प्रचलन में है। और सीधा साधा, बच्चों शब्द तो है, सीधा साधा तो कोई शब्द ही नहीं है जिसका कि कोई अर्थ हो, लेकिन यह हमारे बोलचाल की सुविधा के लिए साथ में बोला जाता है। तो देखिए पहले खाने वाने से हमने क्या वाक्य बनाया है? रमा खाना वाना तो अच्छा बना ही लेती है। बच्चों बात खाने की हो रही है, वाना हमें सिर्फ बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं। चाय बाय से बनाएंगे, शादी में चाय बाय का प्रबंध नहीं है। पानी वानी से बनाएंगे, उसने मुझे पानी वानी नहीं पिलाया। सीधा साधा, राम सीधा साधा लड़का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं। पहला है गोल आकार का, दूसरे का अर्थ है गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हैं। यानी कि आपको क्या करना है? आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनके कि 2 अर्थ निकलें, यानी 2 अर्थ दिखाने वाले शब्द आपको ढूंढने हैं और उनसे वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों मैंने आपके लिए शब्द लिए हैं। पहला शब्द है स्वर। बच्चों स्वर का अर्थ होता है आवाज़।
कोयल का स्वर मीठा होता है। दूसरे स्वर का अर्थ है वर्णमाला का अक्षर। इससे मैंने वाक्य बनाया है, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। दूसरा है वर। एक वर का अर्थ होता है वरदान, दूसरे वर का अर्थ निकलेगा दूल्हा। बच्चों, वरदान से बना है शंकर जी ने असुरों को भी वर दिया, यानी असुरों को भी वरदान दिया। और दूसरे से बनेगा वर ने वधू के गले में माला डाली, यानी दूसरा शब्द हमारे लिए दूल्हे के लिए प्रयोग में हो रहा है। देखिए अगला है हल। हल का अर्थ होता है खेत जोतने का उपकरण और दूसरे हल का होता है उपाय। हल से हमने वाक्य बनाया है, किसान खेत में हल चला रहा है। और जो दूसरा वाक्य बनाया है वह है इस समस्या का हल बताओ, यानी इस समस्या से निकलने के लिए उपाय बताओ। बच्चों, आप दूसरे भी शब्द ले सकते हैं जिनके कि दो दो अर्थ निकलते हैं, और आप दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको एक बार आपकी कविता वापस से पढ़नी है और वहाँ पर जहाँ भी ये चारों शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से देखना। ध्यान से देखने के बाद आप पाओगे कि इन शब्दों के द्वारा दो वाक्य जोड़े गए हैं, और फिर इन ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको दो दो वाक्य बनाने हैं। बच्चों, दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहलाते हैं। योजक शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, ताकि रजनी मेहनत कर रही है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। बच्चों, आप यहाँ पर वाक्य तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ताकि शब्द के द्वारा दो वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ दिया गया है। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह विद्यालय जा सको। बच्चों, यहाँ पर दो वाक्य हैं लेकिन ताकि शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया है। और जब हम शब्द जोड़ते हैं, किसी शब्द के द्वारा वाक्य जोड़ते हैं, तो पहले वाक्य की निर्भरता दूसरे वाक्य पर आ जाती है। देखिए, जबकि तुम सो रहे हो जबकि मैं जाग रही हूँ। तुमने पानी नहीं भरा जबकि मैं भर चुकी हूँ। चूंकि से क्या वाक्य बनाया है? चूंकि वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आई। चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह घर जल्दी चली गई। हालांकि इस साल वर्षा कम हुई है परंतु फिर भी फसल अच्छी हुई है। हालांकि चोर भाग गया परंतु अपना सामान छोड़ गया। बच्चों, आप ऐसे और वाक्य इन शब्दों का प्रयोग करते हुए बना सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गप्प, गपशप, गप्पबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? बच्चों, आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ आपको समझना है और फिर यह लिखना है क्या इन तीनों शब्दों में अंतर है। बच्चों देखिए, गप्प का अर्थ होता है काल्पनिक या कोरी बातें, यानी जिन बातों का कोई भी अर्थ नहीं निकले वह क्या कहलाती है? गप्प। गपशप, गपशप यानी निरुद्देश्य बातें, यानी जिन बातों का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकलता, उसे हम कहते हैं गपशप। तीसरा है गप्पबाजी। गप्पबाजी यानी बेमतलब की कोरी बातें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, अगला प्रश्न आपका कुछ करने को से लिया गया है। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपके सामने 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं। इन दोनों प्रकार के कैलेंडरों को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद, समझने के बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का आपको
आपको उत्तर देना है। बच्चों देखिए, आपके सामने जो पहला कैलेंडर है वह हिंदी कैलेंडर है और जो दूसरा कैलेंडर है वह ईसवी सन पर आधारित हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है। बच्चों, आप लोगों ने प्रचलन में ये वाला कैलेंडर ही देखा होगा। हम विद्यालय में तारीख डालते हैं वो भी इन अंकों के आधार पर ही डालते हैं। बच्चों, ये जो कैलेंडर है यह हमारा विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर है। इनमें दिनों की गणना चंद्रमा की गति के आधार पर की जाती है। इसमें 30-30 दिन के 12 महीने विभाजित किए जाते हैं। चंद्रमा जिस आधार पर घूमता है उस आधार पर बच्चों यहाँ पर जो 30 दिन होते हैं वे 15-15 दिन के 2 पक्षों में विभाजित होते हैं। एक को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं और एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं। बच्चों, आप जो ये कैलेंडर देख रहे हैं ये मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का है। मार्गशीर्ष यानी जिसको आप प्रचलित भाषा में मंसिर भी कहते हैं। बच्चों, ये मंसिर माह का कैलेंडर है और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपको देखने को मिल रहा है। बच्चों, ये 2 पक्ष होते हैं। पूर्णिमा को हमारा जो चांद होता है वह पूरा निकलता है, पूरा गोल होता है। पूर्णिमा के बाद प्रथमा तिथि आती है। उस प्रथमा तिथि से अमावस्या तक आते आते हमारा चांद घटता चला जाता है। प्रथमा तिथि से अमावस्या तक का जो पक्ष होता है वह कृष्ण पक्ष होता है, यानी इसमें चांद घटता चला जाता है। और फिर अमावस्या के बाद प्रथमा तिथि से पूर्णिमा तक हमारे चांद का आकार बढ़ता चला जाता है, इसलिए यह शुक्ल पक्ष कहलाता है। आप देखिए यहाँ पर प्रतिपदा प्रथम, द्वितीया यानी दूसरी तारीख, तृतीया यानी तीसरी तारीख, चतुर्थी यानी चौथी तारीख, पंचमी यानी 5वीं तारीख, छठी यानी 6 तारीख, सप्तमी यानी 7वीं तारीख, अष्टमी यानी 8वीं तारीख, नौमी यानी 9 तारीख, 10वीं यानी 10 तारीख, एकादशी यानी 11 तारीख, द्वादशी यानी 12 तारीख, त्रयोदशी यानी 13 तारीख, चतुर्दशी यानी 14 तारीख और यहाँ पर हमारी अमावस्या आ गई यानी कि 15 तारीख हो गई। बच्चों, इन सब के आगे क्रय लगा हुआ है। ये कृष्ण पक्ष के दिन है और ये कृष्ण पक्ष के दिन प्रतिपदा से अमावस्या तक होते हैं। इन्हें हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसके बाद में जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं जिसमें पूर्णिमा आती है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। बच्चों, आपने यह कैलेंडर समझ लिया। ये वाला कैलेंडर तो आप जानते हैं, यह ईसवी सन पर आधारित है। इसमें भी साल के 12 महीने होते हैं जो कि 365 दिनों को विभाजित करके बनाए जाते हैं। इस कैलेंडर में कुछ दिन 28 होते हैं, कुछ महीनों के दिन 30 होते हैं और कुछ महीनों के दिन 31 होते हैं। और साल के 12 महीने होते हैं जिनके नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होते हैं। और बच्चों, इसी तरह हमारे हिंदी कैलेंडर में भी जो कि विक्रम संवत पर आधारित है साल के 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों की शुरुआत चैत्र से की जाती है। बच्चों, आप ये कैलेंडर समझ चुके हैं। अब हम इन कैलेंडर के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं, यानी चंद्रमा पर कौन सा कैलेंडर आधारित है? तो बच्चों, आपका जवाब होगा ये वाला कैलेंडर। क्यों? क्योंकि इसमें दिनों की गणना चंद्रमा की गति के आधार पर होती है और ये सूर्य की गति के आधार पर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए कैलेंडरों में अंतर स्पष्ट करो। बच्चों, आप ये कैलेंडर अच्छे से समझ चुके हो और इन कैलेंडरों में अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो आपका उत्तर होगा कि प्रथम कैलेंडर में महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित है। सामान्यतः 30
दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। यानी जो हमारा प्रथम कैलेंडर था विक्रमी संवत वाला, वह चंद्रमा के परिभ्रमण गति पर आधारित है, जिसमें दिनों की संख्या, महीनों के दिनों की संख्या 30 होती है। और जो हमारा दूसरा कैलेंडर है उसकी वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण अवधि के अनुसार होती है और इसमें हमारे पास एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और इन 365 दिनों को हम 12 महीनों में विभाजित करते हैं, जिससे हमें कुछ महीनों में 30 दिन मिलते हैं और कुछ महीनों में 31 दिन मिलते हैं और फरवरी तो कभी 28 का या 29 का आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? बच्चों, आप इस कैलेंडर में देखिए, ये सारे दिन अमावस्या तक क्या है? कृष्ण पक्ष। और इन सारे दिनों में पूर्णिमा तक कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। अगर आपसे परिभाषा की बात की जाए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा कृष्ण पक्ष का अर्थ है महीने का वह पक्ष, यानी महीने के वह 15 दिन जो कि पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होता है, जिसमें कि चांद का आकार घटता चला जाता है और अमावस्या के दिन तो गायब हो जाता है। और शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष महीने का वह पक्ष होता है जो कि अमावस्या के दूसरे दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा तक आते आते चांद का आकार पूरा हो जाता है, हमारा चांद गोल हो जाता है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ के भाषा पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और इनके उत्तर भी याद हो गए होंगे। बच्चों, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप यह वीडियो वापस देखिए, प्रश्नों के उत्तर याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों।